हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई एस वाई एस। तो हम जो लेके आए हैं अपनी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़, इसमें हम जो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में जो शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मैं उन्हीं की एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेके आया करूँगा इन वीडियोज़ में, जिससे कि हम उनको थोड़ा और होलिस्टिकली कवर कर पाएंगे। अब इसमें हम उन टॉपिक्स, जो भी हम टॉपिक्स करंट अफेयर में पढ़ेंगे, उनका स्टैटिक जो भी हुआ करेगा, उनके पी वाई क्यूज़, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों, हम उनको भी एक बारी उन पे नज़र मारा करेंगे और किस प्रकार से हम उनमें कंटेंट डाल सकते हैं। और जो हम सुनते हैं कि हमें डाटा डालना है, केस स्टडीज़ डालने रहते हैं, तो वो भी मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताया करूँगा किस किस तरह से हम किस किस टॉपिक्स में अंदर उन सेम केस स्टडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सेम डाटा को हम मल्टीपल क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम इन वीडियोस के थ्रू सीखा करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं ये न्यूज़ स्निपेट्स शेयर करता हूँ, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो उससे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पी वाई क्यू दिखाऊँगा यूपीएससी के, जो यूपीएससी ने कुछ पूछे हैं। सो पहला पी वाई क्यू है, रिसेंटली देर इज़ अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आर कंट्री दैट इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। राइट, तो इसमें पूछा गया था कि ये जो हिमालयन नेटल टर्म है ये किसके रिगार्डिंग है। 4 ऑप्शन थे, तो आई वुड लाइक कि आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दें मुझे, जिससे आपका भी रिवीजन हो, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको सर्च करके अभी पढ़िए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट वाज रिगार्डिंग प्लांट प्रोसोपिस जूलीफोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। इसमें भी 4 ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या करंट अफेयर मैगजीन पढ़े होंगे, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर पाते। इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है, दैट इज़ फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर। तो इसमें कहा गया है कि 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर IUCN रेड लिस्ट। राइट, तो हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार से यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया है। IUCN क्या है, कौन कौन सी वो लिस्ट निकालता है, वो हम इसके साथ ही बाद में कवर करेंगे। सो जो पहली स्पीशीज़ है, दैट इज़ मिजोट्रोपिस पेलिटा, जिसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया गया है। नेक्स्ट वन इज़ डेकीटोलरिजा हेटागेरिया, जिसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। और जो हमारी थर्ड है, उसका नाम है फ्रिटिलेरिया चिरोसा, जिसको हिमालयन फ्रिटिलेरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। राइट, तो अब हम इन तीनों स्पीशीज़ के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। राइट, तो ये मैंने आपको 3 स्पीशीज़ के बारे में बता दिए। वो 3 स्पीशीज़ ये रहे, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। अब पहले हम बात करते हैं मिजोट्रोपिस पेलिटा। इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका जो कॉमनली नेम है, दैट इज़ पतवा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पतवा क्या है? पतवा इज़ मिजोट्रोपिस पेलिटा, जो कि एक शरब है। राइट, वो पूछ सकते हैं शरब है, हर्ब है, क्या है। एंड इट इज़ एंडेमिक टू उत्तराखंड। देखिए, जो जो मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, उसको मैं बार बार मार्क नहीं करूँगा, जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो इट इज़ एंडेमिक टू उत्तराखंड, मैं अपने कर्सर से मार्क करता रहूँगा ताकि आपको दिखता रहे। तो इसका कॉमनली नेम पतवा है, ये एक शरब की कैटेगरी में है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एंडेमिक टू उत्तराखंड है। इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला गया है ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एरिया, जितने एरिया में लिमिटेड है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? तो इसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसे जो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उससे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं। राइट, जिसको हम फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। जो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसका एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है इसके एसेंशियल ऑयल। तो ये था हमारा मिजोट्रोपिस पेलिटा। अब नेक्स्ट स्पीशीज़ विच इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फ्रिटिलेरिया चिरोसा, जिसका कॉमन नेम हिमालयन फ्रिटिलेरी भी है। अब ये एक हर्ब है। राइट, तो इसके अब हम और देख लेते हैं, इसको कौन सी लिस्ट में डाला गया है। इसको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। ये चाइना में यूज़ होता है, ब्रोंकाइल जो ब्रोंकियल डिसऑर्डर है, निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, और कफ सप्रेसेंट होता है। तो ये हमारे लिए इसके एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये है। और जो थर्ड स्पीशीज़ थी, दैट इज़ डेक्टिलोरिजा हेटागेरिया, जिसका नाम है सैलम पना पंजा। आप इसको किसी भी प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, आपको बस इसको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। तो इसका जो यूज़ होता है, दैट इज़ यूज इन आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी, जो हम बात करते हैं आयुष मिनिस्ट्री की, जिस पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो उसी में आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बात करें तो वहाँ पर इसका एक एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता है टू क्योर डिसेंट्री, क्रॉनिक फीवर एंड स्टमक एक्स। राइट, तो ये कुछ थी हमारी स्पीशीज़ जो न्यूज़ में थी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, मैंने आपको दिखाया। अब हम जान लेते हैं इसी का जो स्टैटिक पार्ट है। तो स्टैटिक पार्ट की अगर बात करें तो IUCN,
राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में फ्रांस में, राइट। अब हम जान लेते हैं कि अगर हम बात करें, हाँ एक और क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, राइट। ये थोड़ा डिफरेंस है कि इसको इस्टेब्लिश कहाँ किया गया था, फ्रांस में किया गया था 1948 में, बट इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। अब इसकी बात करें क्या ये इंटर गवर्नमेंटल है, क्या ये एनजीओ है, तो किस प्रकार के, तो इसमें 1400 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं और कंट्रीज़ भी हैं। तो ये एक मल्टीलेटरल बॉडी, इसमें कंट्रीज़ भी हैं और बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो ये सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, इट इज़ अ मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी, राइट। फिर अब इसके बाद अगर हम बात करें कि IUCN किस किस प्रकार की लिस्ट निकालता है, तो ये 9 कैटेगरीज़ की लिस्ट 9 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है। वो कौन कौन से हैं, नॉन इवेल्युएटेड, डाटा डेफिसिट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो इस प्रकार से ये कुछ इसकी कैटेगराइजेशन रहती है IUCN में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो IUCN ऑपरेट कैसे करती है, राइट। तो IUCN की एक IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होती है जो वंस इन अ 4 ईयर मीट करती है, राइट। वंस इन अ 4 ईयर, 4 साल में एक बार मीट करती है जो IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है। और इसमें जो रेड लिस्ट की हमने बात की थी, जो ये रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ निकालती है, वो इन्होंने स्टार्ट किया था 1964 में। और इसमें ये प्लांट्स को कवर करते हैं, ये एनिमल्स को कवर करते हैं, एंड ये फंजाई या फंजी जो भी आप बोलते हैं उसको कवर करते हैं। ये तो हमारा IUCN का, अब जो जो स्टेटिक की बात करें, बेसिक की बात करें। इसके अलावा जो IUCN है, ये IUCN अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये तीनों मिलकर एक स्ट्रेटेजी पब्लिश करते हैं, डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, राइट। तो इसको कौन पब्लिश करता है, ये तीनों मिलके, IUCN, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इस प्रकार से। और जो IUCN है, इसके और भी जो मेन काम रहते हैं वो अगर हम बात करें, तो अगर रामसर कन्वेंशन की बात करें आप, साइट्स की बात करें अगर आप, और अगर आप CBD की बात करें, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इन सब में भी इसका एक इम्पोर्टेंट काम रहता है उसकी डेवलपमेंट में। और इसके अलावा इसे ऑब्जर्वर स्टेटस, राइट, ये जो PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 1999। तो ये आप एक बात याद रखिएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ है, अगर होगा भी तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली कवर करते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बीमस्टेक के ऊपर, बीमस्टेक एज अ की टू न्यू साउथ एशियन रीजन ऑर्डर। अब बीमस्टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम जानते हैं। इसका एक हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ आपको। एक बॉडी है सार्क करके, विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1985, और एक बॉडी है एशियान करके। सार्क है साउथ एशिया रीजन के लिए और एशियान है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती थी। ब्रिज का काम करने के लिए बनाई गई थी, ऐसा कह सकते हैं, बॉडी बीमस्टेक, जिसमें कुछ कंट्रीज़ सार्क के हैं और कुछ कंट्रीज एशियान के। वो कौन कौन से कंट्रीज अब हम जानेंगे। अभी हुआ क्या कि जो December 8 था उसमें उसको सार्क चार्टर डे के रूप में मनाया जाता है December 8 को, क्योंकि इसी दिन 8 दिसंबर को 37 ईयर्स पहले यानी कि 1985 में सार्क का चार्टर अपनाया गया था। अब सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी तो वो हम देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और बाद में इसमें अफ़गानिस्तान को भी ले लिया गया था। अब आज की डेट में बात करें तो जो सार्क है वो अपना जो एक उनका मोटिव था रीजनल कोऑपरेशन का, चाहे वो ट्रेड की बात करें, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में कहीं ना कहीं सार्क ने फेल किया है। और उसके पीछे एक जो मेजर रीज़न है दैट इज़ पाकिस्तान का जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड रहा है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, राइट। तो जो पाकिस्तान का एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड रहा है सार्क को लेके, उसके चलते उन्होंने काफ़ी बार ब्लॉक किया है सेवरल वाइटल इनिशिएटिव्स को, राइट। अगर हम बात करें मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की बात करें जिससे कि रीजनल कनेक्टिविटी को हम बढ़ा सकते थे, तो वैसे कुछ वाइटल इनिशिएटिव्स को पाकिस्तान ने वीटो कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया,
क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान के इसी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड के चलते वो बॉडी नहीं काम कर पाया। देन इसके बाद हमारा प्ले में रोल में आता है हमारा बॉडी बिम्स्टेक नाम का, राइट। अब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? सो बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके नाम में ही काफ़ी हद तक इसका जो रोल ऑब्जेक्टिव है वो सिग्निफाई हो जाता है, राइट। अब ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो बिम्स्टेक एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। इसमें कौन कौन से कंट्री ने? देखिए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ वही हैं जो सार्क वाले कंट्रीज़ हैं, राइट। 1 2 3 4 5 कंट्रीज सार्क के हैं। ये 5 साउथ एशियन नेशंस और 2 एशियान के नेशन हैं। कौन कौन से? दैट आर म्यांमार एंड थाईलैंड। तो इस प्रकार से जो मैंने समझाया था आपको कि 2 कंट्रीज एशियान के और 5 कंट्रीज सार्क के बन के मिलाते हैं हमारा बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक में हमने क्या किया था? बात क्या है कि 1997 में बिम्स्टेक बना था। अब 2022 में इसे 25 ईयर्स हो जाएंगे, जिसके लिए हमारे लिए बिम्स्टेक भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, अभी जब से बिम्स्टेक बना था 1997 में, उससे 25 साल बाद बिम्स्टेक चार्टर को फाइनलाइज किया गया। अभी जो रिसेंट इनका कोलंबो में डिक्लेरेशन हुआ था, कोलंबो मीट जो इनका हुआ था बिम्स्टेक का कुछ महीने पहले, उसमें इस चार्टर को फाइनलाइज किया गया है। इसमें इन्होंने कुछ जो इनके सेक्टर्स थे उनको इन्होंने काट कर 7 में कर दिया, शॉर्ट कट डाउन करके 7 में। उसमें से जो सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को दी गई है, जिसके चलते इंडिया को हम बोल सकते हैं कि जो हम बोलते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया होगा बिम्स्टेक रीजन का। अब बिम्स्टेक रीजन में हमने देखा कौन कौन सी कंट्री आती है। बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है हमारा मेजरली, तो वो उस प्रकार से इंडिया के पास सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट आया है बिम्स्टेक का, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का। अब इसमें भी जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक भी हमारा सार्क की तरह ना हो जाए, बिकॉज इंडिया को काफ़ी होप्स हैं बिम्स्टेक से अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को चलते, तो वो सार्क जैसा फेट ना रीच करे। तो इससे हमें सीखना होगा हाउ टू अवॉइड दैट। क्वेश्चन आता है हाउ टू अवॉइड दैट, जिसका आंसर मिलेगा हमें हमारे ही पड़ोसियों की ऑर्गेनाइजेशन एशियान में। तो जो एशियान है, एशियान ने एक कंसेप्ट बिल्ड किया है। वेट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दिस वुड बी फाइन। तो इन्होंने एक कंसेप्ट लिया है एशियान -X का। अब देखिए, एशियान में 10 कंट्रीज़ हैं, उनका नाम आप हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मोटा माटी जो ये म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इस प्रकार से कुछ कंट्रीज़ हमारे इसके अंदर आते हैं एशियान के अंदर। तो इन्होंने एक कंसेप्ट लिया एशियान -X का। अब एक्स का अब जैसे मान लीजिए 10 कंट्रीज़ हैं, ये कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, लेट्स से FTA का, लेट्स से ये एग्जांपल एग्ज्यूम कीजिए FTA का। अब इसमें से 2 कंट्रीज़ जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, 2 कंट्रीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं इस इनिशिएटिव को। सो वो क्या करेंगे, जो बाकी के 8 कंट्रीज़ हैं, दे विल मीट एंड साइन दैट एग्रीमेंट। ये अपना आएंगे और अपना एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, और जो बाकी के 2 कंट्रीज़ हैं इनके लिए ओपन रहेगा इनिशिएटिव बाद में भी, कि अगर वो चाहें तो बाद में भी वो इस इनिशिएटिव में आ सकते हैं, 2 कंट्रीज़ या 1 कंट्रीज़ कैसे भी करके। तो इसी को यहाँ पर इन्होंने जो बात की गई है, एक इंक्रीमेंटल की बात की इसमें, कि अभी देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो हमारे ये एक लॉयर हैं जूलियन एल चेपाशा। तो ये बोलते हैं कि अब एक न्यू रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर उभर कर आया है एशियान से। अगर हम एशियान के केस की स्टडी की बात करें तो उसमें एक न्यू रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया है, जिसमें द प्रोसेस थ्रू विच डेवलपिंग कंट्रीज सर्च फॉर अ ट्रेड डेवलपमेंट मॉडल बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो हमने बात की ना, अभी ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाली, वेट लेट मी गो टू दैट एरिया, ये जो हम बात कर रहे हैं 2 कंट्रीज़ वाली, अब इसमें क्या देखिए, अब 8 कंट्रीज़ हैं, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा एक का, अगर वो दूसरी कंट्रीज़ भी चाहेंगी इसमें आना, और फिर दूसरी कंट्रीज़ भी आ सकती हैं जो बाकी 2 कंट्रीज़ हैं। तो इस प्रकार से इंक्रीमेंटल उस एग्रीमेंट में मेंबर्स ऐड होते रहेंगे, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है उन्हें कभी भी आने की, निकलने की, मूव इन करने की। तो इस प्रकार से जो हमने पढ़ा इंक्रीमेंटलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी,
तो उसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एशियान का एग्जांपल लेके समझा दिया। अब इसी चीज़ को बीमस्टेक में रेप्लिकेट करने की बात की जा रही है कि बीमस्टेक भी बीमस्टेक माइनस एक्स का जो है उसको अपनाए, राइट। तो ये जो बात कर रहे हैं, गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ सार्क, हमने देखा सार्क में कैसे पाकिस्तान के ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड के चलते सार्क अपना डिसफंक्शनल है, राइट। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए हमने बोला कि हम क्यों ना एशियान से सीखें और हम उनका एशियान माइनस एक्स की लाइन्स पे एक फ्लेक्सिबल बिमस्टेक माइनस एक्स फॉर्मूला अपनाएं, राइट, जिसको आप अपने आंसर्स में ज़रूर लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में। तो ये आपके आंसर्स का काफ़ी अच्छा एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हम बिमस्टेक माइनस एक्स का फॉर्मूला अपनाएं जो कि एशियान माइनस एक्स में एग्जिस्ट करता है, राइट। क्योंकि ये बहुत फेवरेट एक क्वेश्चन है यूपीएससी का। अगर हम बात करें, वो रीजनल ग्रुपिंग्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें सार्क पे पूछोगे, एशियान पे पूछोगे, बिमस्टेक पूछोगे, तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है हमारा बिमस्टेक पे। अब इसे होगा क्या कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं वो अपना फ्लेक्सिबल और इंक्रीमेंटल मॉडल पे अपना काम कर सकते हैं। और जैसे कि हम बात करें फिर हम कि जो हमारी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, राइट, उसको एक बूस्ट मिलेगा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को। रीजनल जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा, टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ेगा, पीपल टू पीपल जो हमारे जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो सब बढ़ेंगे। तो ये सब का हमें बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि हमारा जो एक बीमस्टेक है वो एक साउथ एशियन रीजन में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा हमें। अब इसके बाद हम जान लेते हैं बीमस्टेक के और बेसिक एक ऑब्जेक्टिव या उसके क्या क्या डाटा है उसके रिगार्डिंग। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं बीमस्टेक और बीमस्टेक का जो एक बेसिक डाटा है। तो बीमस्टेक की जहाँ तक बात है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ वो बता दी मैंने, 5 सार्क की हैं और 2 एशियान की हैं हमारी कंट्रीज। अब हम कुछ डाटा जान लेते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनमें अराउंड 1.5 बिलियन पीपल लोग रहते हैं, विच इज़ अराउंड 22% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। और अगर हम इनकी जीडीपी की बात करें तो जीडीपी अराउंड 2.7 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड है। इसमें भी जो बीमस्टेक है ये एक ब्रिज का काम करता है हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें हम एशियन कंट्रीज से ट्रीट करते हैं। तो ये हमने देखा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट का भी एक ब्रिज का काम करती है हमारे लिए बीमस्टेक। अब हम बीमस्टेक के कुछ ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। हम देखिए इन्हीं ऑब्जेक्टिव को आप किसी भी रीजनल कोऑपरेशन में यूज़ कर सकते हो। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वेट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो पहला जो है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज़ कनेक्टिविटी, जिसमें कुछ हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आपने पढ़ा होगा, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वो आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा होगा एक एशियान ट्राईलेटरल हाईवे है, राइट, जो इंडिया से लेके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा थाईलैंड से। तो ये म्यांमार से होते हुए जाएगा। तो ये इन 3 कंट्रीज़ का एक ट्राईलेटरल हाईवे है। देन कम्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो एक BBIN करके इनिशिएटिव है। तो ये कुछ इन कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव की मैंने बात की। फिर हम बात करें ग्लोबल कोऑपरेशन, राइट। हमने देखा गया कि जो एशियान के कंट्रीज़ हैं और जो इवन के सब सहारन कंट्रीज़ हैं, इनमें भी बेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है देन सार्क। तो सार्क का इतना बुरा हाल है कि जो एशियान के इंटर रीजनल ट्रेड है और जो सब सहारन कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड है, उनसे भी कम ट्रेड है सार्क की कंट्रीज़ का। तो इसी ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हमारे लिए बीमस्टेक एक इनिशिएटिव है। और रीजनल इंटीग्रेशन, तो एक रीजनल इंटीग्रेशन हो जाएगा कि रीजन की बेटर इंटीग्रेशन हो सके। तो ये सब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। फिर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, अगर अब हम इम्पोर्टेंस क्या है बीमस्टेक की इंडिया के लिए, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक तो ये ब्रिज है, हमने बात कर ली थी, ब्रिज है बिटवीन एशियान एंड हमारे जो सार्क के ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके अलावा फिर ये कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। देखिए यही सेम इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं और सेम ही उसके इंपॉर्टेंस भी है। कनेक्टिविटी इंप्रूव कैसे करेगा? जिससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा और वही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमारा बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा एट दी एंड। तो इस प्रकार से ये सारे जितने हमारे पॉइंट्स हैं ये सब इंटरकनेक्टेड ही रहते हैं, कुछ इनमें अलग से नहीं रहता। और ये हमारे लिए एक, जैसे बात किया, ये एक ऑल्टरनेटिव भी है टूवर्ड्स सार्क। इसके अलावा रीजनल इंटीग्रेशन देख लिया, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो बात करेगा, हेल्प करेगा, दैट विल बी इन इन्वायरमेंटल
डिग्रेडेशन को प्रिजर्व इसको रोकने में और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करने में। जैसे देखा होगा बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, या कोई भी कंट्रीज है जहाँ पर अगर कोई साइक्लोन से, बे ऑफ बंगाल जिनमें साइक्लोन काफ़ी आते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा ये बिम्स्टेक का। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक हेडिंग बन जाती है, दैट इज़ इश्यूज़। इश्यूज़ क्या क्या हैं बिम्स्टेक में, जिसके चलते बिम्स्टेक में थोड़ा एक स्लो डाउन है। तो सबसे पहला है निगलेक्ट बाय मेंबर्स, राइट। अब इसमें क्या है, जो तो इसमें 2 एशियान के मेंबर्स हैं, थाईलैंड और म्यांमार, उनका फोकस रहता है एशियान पे, राइट। और एक इनका है, फिर इनकी जो मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स आर नॉट दैट मच रेगुलर जितनी होनी चाहिए। इनके बीच में कोई अब तक FTA नहीं है, जो हम बात करें बिम्स्टेक कंट्रीज़ में। मीटिंग में इनकन्सिस्टेंसी है, और फिर एक पुअर फिजिकल कनेक्टिविटी है। तभी हम वो हमारे जो हमने पढ़े थे कनेक्टिविटी के लिए इनिशिएटिव्स हैं, तो इसी को ठीक करने के लिए हमने कनेक्टिविटी इश्यूज़ को इम्प्रूव करने, इसमें हमने ये कलादान मॉडल, एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, ये सब हमने पढ़े, मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट थे। और इसके अलावा सार्क एक इशू है कि सार्क को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाए, राइट। तो ये कुछ प्रकार के हमने ऑब्जेक्टिव्स किए, हमने इम्पोर्टेंस की, हमने इश्यूज़ किए। वे फॉरवर्ड में आप बिम्स्टेक -X को डाल सकते हैं, जिससे हमारा जो ये बिम्स्टेक बॉडी है वो भी एक अच्छे तरीके से काम कर सके, और ये एशियान की तरह डेवलप कर सके हम पूरे रीजन को। और हम सार्क का जो हमारे साथ एक फेट हुआ है, हम सार्क वाली स्टोरी को दोबारा ना दोहराएं। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक्स। इनकी जो ये PDF है मैं ग्रुप पे डाल दूँगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे इस पढ़ाई कंटेंट को आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।